हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1। आज कौन है? चैप्टर 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2। नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और पार्ट होगा 3। पार्ट 1 और 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जा करके देख ले। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। जी जी। क्या बोल रहा है? शायरी सुना जी। शायरी जी शायरी सुनिएगा। जी जी। चलिए। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, क्योंकि अगर बेवफा निकली तो मुकद्दर बना कर जाएगी। वाह 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 वाह। ठीक है। तो दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। दुनिया से क्या लेना देना है ना? अगर किताब दिल से लग गया और किताब बेवफा निकल गई तो क्या पूरा ज्ञान दे कर जाएगी, कुछ सिखा कर जाएगी। ठीक है। इसीलिए जितना किताब से मोहब्बत करोगे उतना ही किताब आपसे मोहब्बत करेगी और आपको ज्ञान दे कर जाएगी, नॉलेज दे कर जाएगी। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं पार्ट 3 प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स क्लास 10th। चलिए, पिछले वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में समझा चुके हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए जो नहीं देखे हुए हैं वो। देखिए, आज कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी आइए तो स्टार्ट किया जाए। जी। चलिए, सबसे पहले समझेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है? तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक कांच ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच। क्या है ये? कांच। इधर कौन है? वायु। इधर कौन है? वायु। तो बताइए कांच को कौन सा माध्यम बोलेंगे वायु के तुलना में? वायु के तुलना में कांच क्या हो जाएगा? सघन। क्या हो जाएगा? अब वायु कौन हो गया? विरल। क्या हो गया? विरल। देखिए यहाँ पे तो आपतित किरण हम समझेंगे कि किसे कहेंगे। तो देखिए, यानी विरल से प्रकाश की किरण, विरल से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? सघन में। कहाँ? सघन में। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अब समझेंगे अपवर्तित किरण। कौन सा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसको कहेंगे? तो देखो, दूसरे माध्यम से मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम से। देखिए, पहले किस माध्यम में था? वायु में। किसमें? विरल। किसमें था? विरल। अब क्या दूसरा कौन है? सघन। तो पहला माध्यम हमारा हो गया विरल, दूसरा हो गया सघन। तो विरल से आ रहा है, विरल से आ रहा है, तो विरल से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और देखो यहाँ पे दूसरे माध्यम से मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए, अब क्या होगा कि कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है? अपारदर्शी होता है। सॉरी, अपारदर्शी थोड़ी होगा। कौन सा होगा? पारदर्शी होगा, है ना? तो अगर अपारदर्शी होगा तो इसमें कांच का क्या होगा? अगर अपारदर्शी होगा तो परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन नहीं ना होगा। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है किरण और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक अभिलंब ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अभिलंब। तो देखो, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? ये इसको आना चाहिए किधर? इधर। रियल में किधर आना चाहिए? मतलब इधर आना चाहिए ना। चलिए, लेकिन क्या होगा जब विरल से सघन में आएगी प्रकाश की किरण तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ गया है? ये अभिलंब की ओर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर मुड़ गया है। तो देखिए, यही दूसरे माध्यम से मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण समझ में आया? देखो, यहाँ से ये मुड़कर इधर आ रहा है तो ये वाले किरण को कौन सा किरण बोलेंगे? अपवर्तित किरण कहते हैं। चलिए, अब क्या है? निर्गत किरण। निर्गत किरण किसे कहेंगे इसे समझिए। तो बाहर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। देखो, अब यहाँ तक आ गया है, सघन में ही है। अब क्या होगा? तो इसको, अच्छा, इसको बाहर आने के लिए ऐसे आता ना, ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना। देखो, लेकिन यहाँ पे एक अभिलंब ले लेते। क्या ले लेते हैं? अभिलंब। तो अब जब अभिलंब लेंगे तो क्या होगा? अभिलंब से ये वाला दूर भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? दूर। इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होता है कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागता है। क्या? कहाँ भागता है? दूर भागता है। तो यही देखिए, दूसरे माध्यम से जाने वाली प्रकाश की किरण को कौन सा बोलेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण अभिलंब से, अभिलंब के पास आ रहा है या अभिलंब से दूर जा रहा है? तो देखो, यहाँ पे सघन से कहाँ जा रहा है? अंदर आ रहा है या बाहर?
सघन से अंदर आ रहा है या बाहर? बाहर। तो देखो बाहर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। देखो नाम दे देते हैं इसका ए, बी, और बी से लेके यहाँ तक सी, और यहाँ से लेके इसका डी। तो बताइए ए बी कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। और बी सी कौन हुआ? अपवर्तित किरण। और सी डी कौन हुआ? निर्गत किरण। हाँ चलो समझ में आया। चलो अब देखेंगे, देखो पूछेंगे कि विरल से जब सघन में आता है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर आता है या अभिलंब से दूर जाता है? अभिलंब की ओर आता है। अभिलंब की ओर आ गया ना इधर, देखो अभिलंब की ओर। और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। समझ में आया। अब देखेंगे किसको? अभिलंब को। किसको? तो अभिलंब क्या होता है? देखिए तो तल पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ये तल है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तो समतल दर्पण लिए थे, तो ये सब क्या है? तल। इसको क्या कहते हैं? तल। तो ये भी क्या है? तल। ये क्या है? तल। तो तल पे अभिलंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? तो अभिलंब हमेशा कितना डिग्री बनाता है? तो 90 डिग्री। तो तल पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर बी, इसका नाम दे देते हैं सी हो गया, यहाँ डी दे देते हैं। तो बी डी यहाँ है, यहाँ इसको क्या दे दे? ई दे देते हैं। तो बी ई क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। उसी तरीके से ये वाला जो है ये क्या है? अभिलंब है। समझ में आया? चलिए क्लियर। अब समझेंगे एक आपतन कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? आपतन कोण के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए आपतन कोण क्या होता है। ये विरल, ये सघन। ये कौन है? कांच है तो सघन। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरण विरल से सघन में आया, सघन में आने पर अभिलंब खींच लेते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। समझ में आया। देखिए तो ये अभिलंब से ले करके, अच्छा ये वाला आपतित किरण और ये वाला अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको अंदर वाले को बोलेंगे कौन सा कोण हो जाएगा? ये तो अपवर्तित किरण कौन हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा कोण समझना है? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण को समझना है। ठीक है, देखिए तो आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? देखिए आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को हमेशा किससे लिखते हैं? आई से। प्रकाश के परावर्तन में भी था ना आपतन कोण, तो आपतन कोण को किससे लिखे थे? आई से। अब परावर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण को यहाँ पे भी लिखेंगे हम आई से। किससे? इसका मतलब ये एंगल है। क्या है? एंगल यानी कोण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो देखिए आपतित किरण और ये वाला अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? तो आपतन कोण बोलेंगे। ओके, समझ में आया। चलिए अब देखेंगे अपवर्तन कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? अपवर्तन कोण के बारे में समझना है। चलिए तो अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिए प्रकाश की किरण आया और अभिलंब खींचे। ठीक है, तो आने वाली किरण क्या होता है? अभिलंब की, जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? तो अपवर्तन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे? तो ये वाला अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हमेशा किससे लिखते हैं? आर से। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं अपवर्तन कोण को डिनोट किया जाता है आर से। किससे? और आपतन कोण को किससे? आई से। तो इसका लिख दीजिएगा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया। चलिए अब देखेंगे कुछ खास नियम को देखते हैं। ठीक है, देखिए बोलेंगे जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, कहाँ? विरल से, तो कौन सा कोण बड़ा होगा? कौन सा कोण बड़ा होगा? यानी आपतन कोण बड़ा होगा या अपवर्तन कोण बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश को कहाँ से कहाँ भेजेंगे? विरल से सघन में। ये विरल है, ये हमारा अभिलंब है, और यहाँ पे अपवर्तित किरण है। तो ये वाला एंगल आई आपतन कोण और ये वाला एंगल आर। समझ में आया। देखिए तो देखिए एंगल आई यानी आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। किस कंडीशन में? तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा। देखो विरल से सघन में जब जाएगा तो कौन सा कोण बड़ा होता है? आपतन कोण या अपवर्तन कोण? आपतन कोण या अपवर्तन कोण? तो आपतन कोण। कौन सा कोण? देखो
प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो एंगल आई यानी आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से। समझ में आया? चलिए इसका जस्ट उल्टा समझना है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? सघन से विरल। अब देखो यहाँ पे ये प्रकाश आ गया सघन में है, यहाँ पे अभिलंब डाल देंगे और ये हमारा देखो जब सघन से विरल में जाता है प्रकाश तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ रही है किरण, तो यहाँ पे आपतन कोण बना और यहाँ पे ये निर्गत, ये क्या है? देखो सघन से कहाँ जा रहा है? बाहर, सघन से बाहर जा रहा है, तो इसको कौन सा किरण बोलेंगे? निर्गत किरण बोलेंगे। तो ये बन जाएगा अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में कौन सा बनेगा? तो अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को एंगल आर से दिखाते हैं। किससे? एंगल आर से। तो देखो ये कब एंगल आर कब बड़ा होगा? एंगल आर कब बड़ा होगा? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगा तो आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण बड़ा होगा। समझ में आया? ओके चलिए अब देखेंगे प्रकाश। चलिए बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी VVI है, इसको बढ़िया से समझिए। तो जैसा कि आप लोग देखे होइएगा कि प्रकाश का परावर्तन उसमें भी 2 नियम था और प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम है। ये दोनों नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझना है। चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। कितने हैं? 2। तो पहला नियम को देखते हैं। यहाँ पे क्या है पहला नियम? बताओ प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का कौन था? परावर्तन का पहला नियम। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में क्या होगा? देखिए वायु कांच, विरल सघन। देखिए आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ये कौन है? अपवर्तित किरण। और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, क्या लिखना है? कैसे लिखिएगा? तो आपतित किरण, कौन सा? आपतित किरण। और यहाँ पे देखो आपतित किरण और यहाँ पे अपवर्तन होता है ना प्रकाश का, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ओके, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साफ दिखाई दे रहा है? अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो 360 पे कर लेना, क्लियर दिखाई देगा। तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अब दूसरा नियम क्या है उसे समझते हैं। तो दूसरे नियम में किसका बात करना है? देखो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बोल दो, या इसको स्नेल का भी नियम बोलते हैं। किसका नियम? दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम, या इसको बोल आएगा स्नेल का नियम। किसका? स्नेल का नियम। चलो स्नेल का नियम देखो, इसमें क्या होगा? तो प्रकाश के किसी वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग के लिए, वर्ण मतलब क्या होगा? तो प्रकाश के किसी वर्ण के लिए देखो ब्रैकेट में दे देते हैं रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। तो प्रकाश के किसी वर्ण के लिए इधर देखो, आपतन कोण की जाया। क्या? आपतन कोण की जाया। देखो जया मतलब कौन? जया धान। हाँ, जया मतलब साइन। क्या? जो साइन को पढ़ेगा। ओके, साइन को क्या बोलते हैं? जया। तो आपतन कोण की जया। आपतन कोण का क्या हो जाएगा? जया। अपवर्तन कोण की जया। जय नहीं करना। आपतन कोण की जय, परावर्तन कोण की जय। जया कहना है। क्या कहना है? हाँ, तो प्रकाश के किसी वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया
के अनुपात क्या होगा? तो अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक। देखो नियतांक को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट, जो नहीं बदले, बदले। तो एक नियतांक होता है। चलिए देखिए, दूसरा नियम को किस नियम से जानते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बोल दो, या स्नेल का नियम। स्नेल कौन है? तो वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक। इन्होंने ये नियम बनाया था, इसलिए स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं। तो प्रकाश के किसी वर्ण रंग के लिए, वर्ण यानी रंग के लिए, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, लिखेंगे साइन आई। क्या लिखेंगे? बटे में साइन आर। साइन आई बटे में बराबर क्या बोलेंगे? देखो बराबर क्या होगा? म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू, बिलाई वाला म्यू। तो ये कौन है? स्नेल का नियम, या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर, बिलाई क्या बोलता है? म्यू। तो क्या ही? म्यू। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। क्या हो गया? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, है ना? चलो इसको, अच्छा इसको कौन सा नियम बोलेंगे? इधर देखो, चलिए इधर देखिए, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम भी बोलते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए तो अब देखते हैं पार्श्विक विस्थापन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्या है? पार्श्विक विस्थापन के बारे में जानना है। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कांच। क्या ले लेते हैं? कांच। ये कौन है? वायु। तो ये क्या है? विरल। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? सघन। क्या हो गया? सघन। समझ में आया? चलिए देखिए, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे प्रकाश का किरण वायु से, विरल से सघन में जाने के बाद अभिलंब से क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, देखो, लेकिन इसको आना चाहिए कहाँ? यहाँ ऐसे। ठीक ना, ऐसे आना चाहिए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक देते हैं हम, क्या? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो जब सघन से विरल में जाता है, तो बताओ तो ये किरण जो यहाँ से जाएगा, उस किरण का नाम क्या होगा? किरण का नाम है निर्गत किरण। कौन सा? निर्गत किरण। ठीक है, तो निर्गत किरण अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब से दूर जाएगा? तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर गया। ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला भी कौन किरण है? ये वाला भी निर्गत किरण। यहाँ पे ये वाला भी कौन किरण है? निर्गत किरण। और ये वाला भी निर्गत किरण। दोनों कौन है? निर्गत किरण है ना? तो देखो यहाँ पे कौन सा? आपतित किरण। कौन सा है? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का जो देखो यहाँ पे लंबिक दूरी, इसका दूरी नापेंगे। क्या? लंबिक दूरी। कैसा? लंबिक यानी लंब। यहाँ पे 90 डिग्री वाला सीधा यहाँ पे नापेंगे। तो देखो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? चलिए इसको लिख दो। कैसे लिखेंगे? आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी को, क्या? लंबिक यानी लंबिक दूरी 90 डिग्री। ठीक है, लंबिक दूरी को, चलो साहिल बता, तो लंबिक दूरी का मतलब क्या होता है? लंबिक दूरी का मतलब क्या होता है? लंबा दूरी। इधर देखो, चलो इधर देखो लंबिक दूरी। देखो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबिक दूरी को क्या बोल देंगे? पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखो तो ये वाला देखो आपतित किरण, ये कौन सा है? आपतित किरण एवं ये निर्गत किरण के बीच के लंबिक दूरी यानी लंब 90 डिग्री पे डलाता है, तो यही वाला लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए देखेंगे अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं। देखो क्या लिखना है? तो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को, देख लो इधर, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक कैसे निकाले थे?
अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये किसका सूत्र कल पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, अपवर्तनांक का। ठीक है, तो देखो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात, दो माध्यम में अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे दो माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा। ठीक है, देखो यहाँ ले लेते हैं पहला माध्यम, क्या है पहला माध्यम, और यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। ठीक है, देखो पहला माध्यम को क्या दे देते हैं N1, क्या इसको एटा बोलते हैं। ठीक है, इसका N2, चलो N1 और N2 ले लेते हैं ना। देखो तो पहला माध्यम में देखो दो माध्यमों का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ऊपर दे देंगे C मतलब प्रकाश की चाल बटे में जिस पहला माध्यम, क्या है माध्यम पहला है ना, तो C1 C/C1 हो गया पहला माध्यम। दूसरा क्या है? तो N2 में किसका निकालना है अपवर्तनांक? N2 का, इसको ईटा बोलते हैं, एटा, क्या बोलते हैं एटा। ठीक है, चलिए तो दूसरा माध्यम क्या होगा? C/C2, क्या हो जाएगा C/C2, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो इस दोनों के अनुपात से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है हमको? सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या कर देंगे? अनुपात, यानी N1 को भाग दे देंगे N2 से। N1 को किससे भाग देंगे? N2। यहाँ देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो N1/N2 हो जाएगा, है ना। देखिए तो N1 का वैल्यू क्या है? C/C1, C/C1 बटे N2 कितना है? C/C2। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? C/C1, ये भाग वाला है तो इसको गुना में, और C2 हो जाएगा ऊपर और C रह जाएगा नीचे। तो ये C से ये C कट गया, C2/C1 क्या हुआ? तो सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा क्या आया? C2/C1। ठीक है, तो ये रहा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। आज इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो, और दोस्तों दोस्तिनी सबसे